बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सबको पढ़ाऊंगी क्लास 9 हिंदी क्षितिज भाग 1, लेखक जाबिर हुसैन, पाठ सांवले सपनों की याद। देखिए यहाँ पर जाबिर हुसैन का फोटो बना हुआ है। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर जिला नालंदा, बिहार में हुआ। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे और सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए राजनीति क्षेत्र में भी इनका योगदान रहा और 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। वर्ष 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते थे, यानी कि हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी इन तीनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था और तीनों भाषाओं में इनकी रचनाएं देखने और पढ़ने को मिलती हैं। इनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं, इनकी रचनाओं के नाम है कि जो आगे हैं: डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को इन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी का मतलब साधारण लोग और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई हैं। इन्होंने अपनी डायरी लेखन में क्या किया है कि जो संघर्षरत व्यक्ति है और जिनका विशिष्ट व्यक्तित्व है उनके बारे में इन्होंने अपनी डायरी विधा में लिखा है, जो कि बहुत ही चर्चित और प्रशंसित है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है। अभिनव मीन्स होता है नया, अभिनव मीन्स होता है नया। तो जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक नया प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। नए तरीके से उसकी प्रस्तुति हुई है और नए तरीके की शैली अपनाई गई है जो कि अपने आप में नवीन है, नया है। अब पाठ जो है सांवले सपनों की याद, उसको पढ़ने से पहले हम उसका परिचय पढ़ लेते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ जो सांवले सपनों की याद है, इसे 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। अब संस्मरण मतलब क्या होता है? याद की गई बातों को लिखना, याद की गई घटनाओं को लिखना। जो ऐसी घटनाएं हैं जो पहले घट चुकी हैं और जब उन घटनाओं को याद करके हम उसके बारे में लिखते हैं तो उसे संस्मरण कहा जाता है। तो पक्षी विज्ञानी जिनका नाम सालिम अली है और उनकी मृत्यु सन 1987 में होती है और उसके तुरंत बाद लेखक जाबिर हुसैन उनके बारे में लिखते हैं। और ये किस विधा में लिखा गया है सांवले सपनों की याद? तो ये संस्मरण विधा में लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख। लेखक जाबिर हुसैन को सालिम अली की जब मृत्यु हो जाती है तो उन्हें बहुत ही कष्ट होता है, बहुत ही तकलीफ होती है। तो उनकी मृत्यु से जो उन्हें कष्ट होता है, दुख होता है, उसी को अवसाद के रूप में लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। देखिए, सांवले सपनों की याद जैसे कि शीर्षक से क्लियर है कि सांवले सपनों की याद, ऐसा सपनों को क्या कहा गया है? सांवला कहा गया है। तो ऐसे सपने जो हमें कष्ट पहुंचाते हो, दुख पहुंचाते हो, ऐसी यादें जिससे मुझे तकलीफ़ पहुंचती हो, बहुत ही दुख होता है, तो ऐसी सपनों को हम सांवले सपनों की याद कहते हैं। सालिम अली का स्मरण करते हुए, मतलब उनको याद करते हुए, लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी है, मतलब भाषा में एक प्रवाह है और अभिव्यक्ति की शैली जो है वो दिल को छू जाती है।
चलिए अब चैप्टर पे आते हैं और पढ़ते हैं सांवले सपनों की याद। देखिए ऊपर ही एक चिड़िया का पिक्चर बना हुआ है और इसमें बताया गया है जो चैप्टर है कि जो सालिम अली थे वो पक्षी विज्ञानी थे और पक्षियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का उन्हें शौक़ था। उन पे वो रिसर्च करते थे, उनकी बुक भी मिलती है, पक्षियों के बारे में उन्होंने लिखा भी है। तो चलिए पढ़ते हैं सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों, अब परिंदा में क्या होता है पक्षी, तो सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। देखिए यहाँ स्टार्टिंग में ही जब सालिम अली की मृत्यु हो जाती है और उन्हें लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं, पीछे पीछे भीड़ चलती है और 4 लोग उन्हें अपने कंधे पर रख करके ले जाते हैं, उनकी अर्थी को उठाए रहते हैं। तो ऐसे दृश्य को देख करके लेखक को बहुत ही दुख होता है, बहुत ही कष्ट होता है। हुजूम होता है भीड़, तो ये सारी चीज़ों को देख करके लेखक को बहुत ही कष्ट होता है और जिसे वो सांवले सपनों के रूप में व्यक्त करते हैं। उनका एक सांवला सपना था, एक दुख पहुंचाने वाला सपना था और किधर की तरफ बढ़ रहा है, खामोश वादी की तरफ अग्रसर हो रहा है। वादी में होता है घाटी, एक ऐसी जगह पे वो उसे ले जाया जा रहा है जहाँ से वो फिर कभी लौट के आने वाला नहीं है। अब आगे वो लिखते हैं कि कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। तो यहाँ पे देखिए रोक टोक सकने का क्या मतलब है कि जब किसी की मृत्यु होनी होती है तो उस पर किसी का बस नहीं होता। हम किसी की मृत्यु को नहीं रोक सकते हैं, किसी की मृत्यु को हम नहीं रोक सकते, उस पर हम नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। अगर मृत्यु आनी है तो वो आके ही रहेगी, उस पर हमारा कोई रोक टोक नहीं चलता है। ये चीज़ कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली और अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। देखिए इसमें फिर बता रहे हैं लेखक कि इस हुजूम में ये जो भीड़ चल रही है, हुजूम भीड़ या लोगों का समूह, तो ये जो समूह चल रहा है उसमें आगे आगे कौन चल रहा है, सालिम अली, क्योंकि आगे आगे क्या चलती है, अर्थी को ले जाया जाता है, पीछे पीछे लोग उसके होते हैं जो कि अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। तो आगे आगे सालिम अली के 100 को लोग अपने कंधों पर रख करके ले जा रहे थे और अपने कंधों पर, यहाँ पे देखिए सालिम अली के कंधों की बात की गई है, तो कि सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह, अब सैलानी कौन होता है, तो जो घुमक्कड़ लोग होते हैं इधर से उधर, जिनकी यात्रा करने का जिन्हें शौक़ होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, दूसरे स्थान पे तीसरे स्थान पे जाना, और जहाँ जहाँ वो जाने की इच्छुक होते हैं, जहाँ से उन्हें कुछ रहस्यमयी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जहाँ से उन्हें कुछ जानकारी मिलती है, तो ऐसे लोग वहाँ पर जाते रहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है सैलानी। तो इसी प्रकार से सालिम अली जो थे वो सैलानी थे और पक्षियों के बारे में जानने के लिए अलग अलग जगहों पर जाया करते थे। तो सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, यानी कि आगे आगे सालिम अली को ले जाया जा रहा था और वो अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठा करके चले जा रहे थे। अब सफ़र यानी कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने क्या किया कि इधर उधर जाते थे, जहाँ भी उन्हें मौका मिलता था वहाँ पहुँचते थे और पक्षियों की खोजबीन करते थे, उस पर रिसर्च करते थे, उसके बारे में जानते थे, जानकारी इकट्ठा करते थे। तो यही उनका सफ़र था। तो इस अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए वो अपने कंधे पर चले जा रहे थे। उनका ये जो सफ़र था अभी ख़त्म नहीं हुआ था, वो अंततः अपने इस कार्य में लगे हुए थे, समाप्त नहीं हुआ था और उसी बोझ के साथ फिर उनकी मृत्यु हो जाती है और उस बोझ को उठा करके वो चले जा रहे थे। लेकिन यह सफ़र जो है वो पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। अब क्यों पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है, क्योंकि देखिए जब पहले सालिम अली जीवित थे और कहीं भी जाते थे पक्षियों की खोजबीन में, उनके रहस्यों को जानने के लिए, उनके स्वभाव को जानने के लिए, तो फिर उनके लौट आने की उम्मीद थी। वह उस सफ़र को पूरा करके और परिणाम को लेकर के फिर वो वापस आते थे। लेकिन इस बार का जो सफ़र है वो अब जा रहे हैं, फिर उन्हें वापस आने का कोई चांस नहीं है। इसलिए अब का जो सफ़र है, आज का जो सफ़र है, वो पिछले तमाम सफ़रों से लेखक ने उसे भिन्न बताया, अलग बताया है।
क्योंकि आज का जो सफ़र है उस सफ़र में वो निकल तो पड़े हैं लेकिन आने की फिर कोई उम्मीद नहीं है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी, संसार में तमाम लोग अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं, भीड़ भाड़ की ज़िंदगी होती है, कोई काम करने के लिए लोग परेशान रहते हैं, वो नहीं होता है तो तनाव होता है। तो इन सारी चीज़ों से, इन सारे माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है, मतलब वो जा रहे हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे, आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा। अब सालिम अली को वहाँ पे उस वन पक्षी की तरह बताया गया है जो गीत गाते गाते उसी जंगल में खो जाता है और मौत की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो जाता है, फिर वह गीत नहीं गा पाता। ठीक उसी प्रकार से अब सालिम अली भी उस पक्षी की भांति मौत की गोद में जा रहे हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अब देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे सालिम अली की मृत्यु हो गई है और जो उनके चाहने वाले लोग हैं, जो सालिम अली को पसंद करते थे, उनसे प्रेम करते थे, उनके कार्यों की तारीफ़ करते थे और कभी भी वो नहीं चाहते थे कि वो मुझसे अलग हों, तो ऐसे लोग अगर चाहें भी कि हम अपने जिस्म की हरारत से, हरारत मतलब होता है, हरारत में वैसे तो फीवर वगैरह होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो हरारत का मतलब है वो गर्मी से होगा। जैसे कि शरीर मृत्यु के बाद जब शरीर होता है वो ठंडा पड़ जाता है, तो यदि उनके चाहने वाला कोई भी उनका परिचित ये चाहे कि मैं अपने जिस्म की गर्मी दे करके, अपने शरीर की गर्मी को दे करके और अपने दिल की धड़कन को दे करके उन्हें ज़िंदा कर दूं और उन्हें लौटा लाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकते। तो उनकी मृत्यु हो चुकी है और जब एक बार मृत्यु हो गई तो फिर वो जीवित नहीं हो सकेंगे और अपने सपनों के गीत को दोबारा नहीं गा सकते हैं। तो हम चाह करके भी उन्हें जीवित नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। देखिए, इन कथनों के माध्यम से लेखक समझा रहे हैं कि जैसे कि सालिम अली ने जब तक वो जिंदा रहे अपने जीवन में अथक परिश्रम उन्होंने किया, बहुत मेहनत किया, इधर उधर भाग दौड़ की और प्रकृति से उन्हें लगाव था, पक्षियों से उन्हें लगाव था, उनकी प्रति संवेदना थी। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई सोए पक्षी को जगाना चाहेगा। सब जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कठोर मेहनत किया, कठोर परिश्रम किया, तो अब अगर उन्हें आराम करने का मौका मिला है तो फिर हमें उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, उन्हें आराम करने देना चाहिए। इसी बात को यहाँ पे लेखक ने इस कथन के माध्यम से कहा है कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना नहीं चाहेगा। और फिर बताते हैं कि वर्षों पहले उन्होंने कहा था, किसने, सालिम अली ने, कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं, लोग अपने नज़र से देखते हैं, आदमी सिर्फ अपने स्वार्थ में लगा रहता है। उन्हें जितने भी प्राकृतिक उपादान हैं उन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं होता, चाहे उन्हें नुकसान पहुँचे या उन्हें कोई लाभ हो, इससे मनुष्य को कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, चाहे उससे पर्यावरण को नुकसान हो और चाहे उससे लाभ हो। तो यही बात यहाँ इसलिए उन्होंने कहा कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, ये उनकी भूल है। कैसे? ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों। देखिए, आबशारों, आब मिस होता है जल और सार मिस होता है बहना, जो निरंतर बहता रहता है। आबशार जो है एक अरबी वर्ड है और यहाँ पे आबशार का भी मतलब क्या हो जाएगा, झरना, को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। देखिए, प्रकृति की नज़र से तो प्रकृति क्या कहती है कि देखिए, अगर हमने कोई चीज़ आपको निःशुल्क दिया है तो आप उसका दुरुपयोग करिए, उसका दुरुपयोग मत करिए, उसका उपयोग करिए। अगर प्रकृति ने आपको कोई निःशुल्क उपहार दिया है तो आप उसका दुरुपयोग मत करिए, उसका उपयोग करिए। इसलिए प्रकृति से निःशुल्क उपहार प्राप्त हुए हैं, लेकिन आदमी क्या करता है कि उत्सुकतावश अपने स्वार्थ को सिद्ध करने की इच्छा से वह
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में भी पीछे नहीं हटता है। देखिए, वो ये भी नहीं जानता है, पक्षी से याद आया, आप लोग 8th क्लास में या 7th क्लास में रहे होंगे तो एक चैप्टर पढ़े होंगे कि वह चिड़िया जो चोंच मार के, ये वाला चैप्टर आपने पढ़ा था जिसमें पक्षियों के बारे में बताया था। और ये हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद ना रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये चैप्टर आप लोग पढ़े हैं, उसमें भी पक्षियों के बारे में बताया गया, उसके स्वभाव के बारे में बताया गया कि वो क्या चाहते हैं। वो भी हमारी तरह आज़ादी पसंद करते हैं, उन्हें बांध करके नहीं रखना चाहिए। तो और उसमें कहा गया है कि किस प्रकार से, एक क्वेश्चन भी था उसमें कि किस प्रकार से जो पक्षी होते हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए सहायक सिद्ध होते हैं, हमारे पर्यावरण की गंदगी को की वो साफ़ सफाई करते थे। तो उसमें बताया गया था ये सारी चीज़ें कि जो पक्षी हैं वो बीजों को खाकर इधर उधर मतलब फेंक देते हैं, जिससे पौधों का निर्माण होता है, पौधे उगाते हैं। और जो है गंदी चीज़ों को, जैसे कि कोई पशु जो है वो मर जाता है तो उसके मृतक, ये जो गिद्ध होते हैं, बाज होते हैं, चील होते हैं, ऐसे पक्षी, तो जो मृतक शरीर होता है तो उससे क्या होता है, उसमें धीरे धीरे बदबू फैलती है, दुर्गंध फैलती है, तो उससे पर्यावरण को हानि पहुंचता है। तो ऐसे जो पक्षी होते हैं वह उस अवशेष को खा करके हमारे पर्यावरण की साफ सफाई करते हैं। तो हम देखिए, हम दूर तक तो बहुत सारे लोग बस पक्षियों को मारना, खाना, और ये कभी नहीं सोचते हैं कि क्या इनसे भी हमें कोई लाभ हो सकता है। तो पक्षियों से भी लाभ होता है, वो भी एक प्राणी है हमारी ही तरह, उनमें भी जान बसता है हमारी तरह, इसलिए हमें कभी भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पर्यावरण के लिए सहायक सिद्ध होते हैं, वो सहायक हैं। तो हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए ताकि उनका भी अस्तित्व बना रहे। तो यही चीज़ में बताया गया है कि आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं, भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। प्रश्न है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो पक्षियों के मधुर संगीत को सुन सकता है और उससे रोमांच का अनुभव कर सकता है, रोमांच को महसूस कर सकता है। तो देखिए बच्चों, ये पक्षियों की गुनगुनाहट को, उनके मधुर संगीत को, बहती नदियों की कलकल को वही व्यक्ति सुन सकता है जिसे प्रकृति से लगाव हो, जिससे प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी उपहार हैं, उनके प्रति उनकी संवेदना हो, वही व्यक्ति इन चीज़ों को महसूस कर सकता है। और जो व्यक्ति अब सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है, जो संवेदनशील नहीं है इन उपादानों के प्रति, वह इस मधुर संगीत के एहसास नहीं कर सकता है, उसे ये मधुर संगीत सुनाई नहीं दे सकता है। आगे देखिए, एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम। देखिए, एहसास मतलब किसी चीज़ को महसूस करना। तो महसूस कौन करता है? जो इंसान भावुक होता है, जिसे किसी के दुख में वह दुख महसूस करता है और किसी के सुख में वह सुख का अनुभव करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम भावुक इंसान कहते हैं, संवेदनशील इंसान कहते हैं। तो ऐसा जो भावुक इंसान होता है, उसकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। ऊबड़ खाबड़ का यहाँ पे मीनिंग होगा उतार चढ़ाव। उसकी जो लाइफ होती है उसमें बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं। और ठीक इसी प्रकार से ऐसे ही एक भावुक इंसान थे सालिम अली, जिन्हें प्रकृति से बहुत ही लगाव था, पक्षियों से लगाव था। उसके स्वभाव के बारे में वो जानना चाहते थे, पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्रित करना चाहते थे, उस पर रिसर्च करते थे, और उस पर उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी है जिसमें पक्षियों से संबंधित अनेक रोमांचकारी किस्से हैं। तो ऐसे ही जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। अब मिथक देखिए, मिथक का मीनिंग ये होगा कि कोई भी चीज़ जो कि पास्ट में होती रही हो, लेकिन आज के डेट में उसका कोई प्रमाण नहीं है जिससे ये सिद्ध हो सके कि हाँ ऐसा पहले होता रहा होगा, तो उस चीज़ को कहते हैं मिथक। तो ऐसे ही सालिम अली हैं। मान लीजिए कि कई वर्षों के बाद कोई कभी पढ़े सालिम अली के बारे में कि क्या, और उसको पढ़ने के बाद उसके मन में प्रश्न उठेगा कि क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे पक्षियों से इतना प्रेम था, जिसे पक्षियों से इतना लगाव था। तो उसके पास उस समय कोई प्रमाण नहीं होगा, तो ये सब बातें जो होंगी मिथक होंगी। तो ठीक उसी प्रकार से जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं
इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी। अब देखिए जो अगला पैराग्राफ है इसमें कृष्ण और वृंदावन की बात कही गई है, वहाँ के दृश्य का वर्णन किया गया है कि इतिहास में पता नहीं कब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उन्होंने वृंदावन में रासलीला की थी और चंचल गोपियों को अपनी शरारतों से अपनी प्रेम जाल में फंसाया था और हाड़ियों में रखे हुए मक्खन को चुरा करके खा जाते थे, ओखल पे चढ़ करके उसे उतारने की कोशिश करते थे, सखाओं के कंधों पे चढ़ करके उसे उतारते थे, उतारते समय मटकी गिरकर फूट जाती थी, मक्खन खुद भी खाते थे, अपने सखाओं को भी खिलाते थे, अपने मित्रों को भी खिलाते थे। तो और वाटिका में जा कर के घने पेड़ों की छाँव में विश्राम किया करते थे। कब दिलों की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाते थे, मतलब अपनी बंसी को बजा करके लोगों को मोहित कर लेते थे। गोपियाँ, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब वो बंसी बजाना शुरू करते थे तो जितनी भी गोपियाँ अपने घर में कामकाज में लगी रहती थी वो सारा अपना कामकाज छोड़ करके उनकी बंसी की मधुर धुन को सुनने के लिए बाहर आ जाती थी। वो बंसी की मधुर ध्वनि उन्हें अपने पास खींच लाती थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। मतलब जब वृंदावन में कृष्ण की चहल पहल थी, उनका क्रियाकलाप था, उनके नटखट शरारतें थीं और उनका बंसी बजाना और नाग के ऊपर खड़े होकर के नाचना और नदी से बॉल को निकालना, अनेक राक्षसों का वध करना, अपनी बंसी बजा करके सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। तो जो पूरा वृंदावन था वो उनकी बंसी की धुन में संगीतमय हो गया था। पता नहीं ये सब कब हुआ था, मतलब कुछ पता नहीं ये सब कब हुआ होगा, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। लेकिन आज की डेट में कोई उस जगह पे जाता है तो सारी बातें जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें जो श्री कृष्ण से संबंधित हैं, वो सारी घटनाएं हमारे आँखों के सामने उपस्थित हो जाती हैं और सारी घटनाएं हमें एक एक करके याद आने लग जाती हैं। हर सुबह कोई तो इतना कृष्णमय हो जाता है कि उनके रूप को भी धारण कर लेता है। तो हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती, देखिए वृंदावन की बात कही जा रही है कि सुबह जब सूरज निकलता भी नहीं उससे पहले ही पतली गलियों से होते हुए लोगों की भीड़ जाती है नदी की तरफ नाव में सैर करने के लिए, नहाने के लिए। तो ऐसा लगता है कि उस भीड़ को चीर करके अचानक कोई सामने आ जाएगा। ऐसा लगता है कि जैसे उस भीड़ में ही अभी श्री कृष्ण नजर आएंगे और अपनी बंसी की धुन को बजाएंगे और लोगों के कदम, जो कदम अभी चल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वो वहीं के वहीं थम जाएंगे, रुक जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले, उसके बाद देखिए क्या होता है, हर शाम मतलब प्रत्येक शाम सूरज ढलता भी नहीं कि उससे पहले जो वाटिका का मालिक होता है वो सैलानियों को हिदायत देने लग जाता है। मतलब जो सैलानी वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं वृंदावन में, तो वहाँ के सैलानियों को वो हिदायत देता है कि कि अब आप लोग यहाँ से चले जाइए, क्योंकि वहाँ पे मानना है कि जैसे इसमें लिखा गया कि जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा, यानी कौन, श्री कृष्ण, और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो ऐसा लगता है कि वहाँ का जो माली है वहाँ पर आए हुए लोग जो घूमने के लिए आते हैं उन्हें हिदायत देने लग जाता है, उनको बाहर करने लग जाता है कि अब श्री कृष्ण आने वाले हैं और वो अपनी बंसी की धुन को वहाँ पे बजाते हैं और रासलीला करते हैं। ऐसा वहाँ पे मानना है कि रात में वहाँ पे किसी को रुकने नहीं दिया जाता है शाम के बाद में, कि लोगों का मानना है कि वहाँ पे श्री कृष्ण आते हैं और गोपियों के साथ भी रासलीला करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। इसलिए वहाँ पे सब जो पूरा वाटिका है उसे खाली करवा दिया जाता है। जो भी सैलानी आते हैं उन्हें सूरज ढलने से पहले वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। तो ये भी सारी मिथक हैं और संसार जो है वो मिथकों से भरा पड़ा है, तमाम मिथक बातें आपको मिलेंगी। तो मिथकों की दुनिया में अब मिथक मतलब बता ही चुके हैं पहले कि मिथक का क्या मतलब है, तो मिथकों से संसार जो है भरा पड़ा है। इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले, मतलब इस सवाल का उत्तर पाने से पहले हम
यहाँ पे लेखक इस पैरा में एक नज़र कमज़ोर काया वाले, फिर वो सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले, कमज़ोर काया मतलब जो कि बहुत ही दुर्बल शरीर वाला हो, बहुत ही दुबला पतला इंसान हो, तो सालिम अली जो थे वो बहुत दुबले पतले इंसान थे, और वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। तो सालिम अली जो थे वो पक्षी वैज्ञानी थे, पक्षियों से उन्हें प्रेम था और उनका शरीर जो था बहुत ही दुबला पतला था। अब उनकी मृत्यु के बारे में बताते हैं, मृत्यु के कारण के बारे में बताते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो वो अपनी संभावना व्यक्त करते हैं कि शायद ये रीजन रहा हो। अब वो बताते हैं कि उम्र को सती तक पहुंचने में, सती मतलब होता है 100, तो उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे, यानी कि अगर कुछ साल वो और जीवित रहते तो शायद वो 100 साल के हो जाते, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और संभव है, लेखक अपनी संभावना व्यक्त करते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया है। लेखक संभावना व्यक्त करते हैं कि अगर वो दुबले पतले थे तो हो सकता है कि जैसे वो पक्षियों की खोज में उनके स्वभाव के बारे में जानने के लिए जहाँ कोई भी बताता या जहाँ कहीं भी उन्हें थोड़ा बहुत जानकारी मिलता तो वो उस जगह पर पहुँच जाते थे, मौका मिलते ही वो उस स्थान पर पहुँच जाते थे, इधर उधर वो चलते फिरते रहते थे और विभिन्न प्रकार के पक्षियों के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में जानते रहते थे। तो हो सकता है कि बराबर वो घूमते रहें, यात्रा करते रहें, इस वजह से उनका शरीर जो है वो दुबला पतला हो गया हो, कमज़ोर हो गए हों वो, और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, यानी कि उनकी मृत्यु जो है वो कैंसर की वजह से हुई थी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत, मतलब क्या होता है, सुरक्षा, तो हिफाजत के प्रति समर्पित थी। देखिए यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जैसे होता है कि कोई इंसान अपने काम में लगा रहता है, लेकिन मान लीजिए वह कमज़ोर पड़ जाता है या उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, तो वह धीरे धीरे जिस काम को कर रहा था तो उस कार्यों में थोड़ी कमी आ जाती है, उस तरीके से नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पे सालिम अली के साथ ऐसा नहीं हुआ, वो अपने अंत समय तक पक्षियों की खोजबीन में लगे रहे, अपने उस रिसर्च पर लगे रहे जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के पर समर्पित थी। हमेशा पक्षियों के बारे में और उसकी सुरक्षा के बारे में सोचते रहते थे और तन मन धन से उसके प्रति वो समर्पित रहते थे। सालिम अली की आँखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। अब कहा जा रहा है, देखिए जो बर्ड वॉचर होते हैं वो हमेशा अपने गले में एक दूरबीन लटकाए रहते हैं और उस दूरबीन के माध्यम से वो पक्षियों को जो पेड़ की ऊपरी शाखाओं पर बैठते हैं, ऊंची ऊंची फुनगी पर बैठते हैं, टहनियों पर बैठते हैं, तो दूरबीन के माध्यम से जो पक्षी हमें सामने नहीं दिखते हैं या कहीं छिपे पे बैठे रहते हैं, तो दूरबीन के माध्यम से वो पक्षी हमें दिखाई पड़ जाते थे। तो सालिम अली भी हमेशा अपने गले में एक दूरबीन लटकाए रहते थे और उस दूरबीन के माध्यम से हमेशा वो पक्षियों की खोजबीन में लगे रहते थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं लेखक कि उनकी मृत्यु के बाद ही वह दूरबीन उनके गले से उतरी थी। अब यहाँ पे देखिए साधारण अर्थ में तो ये है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अपने अंत्य समय तक भी वो पक्षियों की खोजबीन में लगे रहे, उनके बारे में जानते रहे, अंत समय तक वो उनकी सुरक्षा के लिए समर्पित रहे और इस कार्य में वो लगे रहे। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ। बर्ड वाचर जो पक्षियों का ध्यान रखता है, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचता है, उनके स्वभाव के बारे में जानता है कि किस तरीके से क्या स्वभाव है, कौन सा पक्षी क्या पसंद करता है, किस तरीके से रहना पसंद करता है, किस तरीके से खाना पसंद करता है और किस तरीके से उसकी सुरक्षा की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता था? सालिम अली करते थे। तो कहा लेखक ने कि उनके जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं, ये भी बताया जा रहा है। लेखक कह रहे हैं कि जब कभी वो एकांत में बैठते थे, बिल्कुल अकेले में बैठते थे, तो फिर कभी कभी वो अपने गले में दूरबीन नहीं भी मतलब पहने रहते थे, कभी कभी दूरबीन वो हटा देते थे।
दूर क्षितिज तक फैली जमीन। अब देखिए क्षितिज क्या होता है, तो क्षितिज होता है कि जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उस जगह का नाम है क्षितिज। हालांकि ऐसा कोई जगह नहीं होता है, ऐसा सिर्फ लगता है कि जैसे धरती, हम दूर से कोई चीज़ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, उस जगह का नाम है क्षितिज। और ऐसा वास्तव में नहीं होता है, कहीं भी आसमान और धरती मिलते नहीं हैं। तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। प्रकृति के प्रभाव में वो नहीं जाते थे, बल्कि वो प्रकृति से इतना मतलब लगाव था कि वो प्रकृति को अपने प्रभाव में ले आते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। अब देखिए प्रकृति भी हंसती है, वह भी दुख महसूस करती है जब उसके साथ छेड़खानी की जाती है, जब उनकी चीज़ों का दुरुपयोग किया जाता है तो वह भी रोती है, लेकिन उसका एहसास वही कर सकता है जिसके अंदर उसके प्रति संवेदना हो। जिस व्यक्ति के अंदर उसे कोई लगाव नहीं होगा, उसके प्रति कोई संवेदना नहीं होगी, वह उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकता है। तो ये हंसती खेलती रहस्यमयी भरी जो दुनिया थी वो सालिम अली महसूस करते थे। यह दुनिया उन्होंने यानी कि सालिम अली ने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। कैसी दुनिया? पक्षियों की जो दुनिया थी, प्रकृति की जो दुनिया थी, प्रकृति का जो संसार था, सालिम अली ने उसे बड़ी ही मेहनत से उन्होंने पूरे ज़िंदगी में उन्होंने इसी काम में वो लगे रहें, पक्षियों के बारे में जानते रहें, जानकारी एकत्रित करते रहें, उस पक्षियों पर रिसर्च करते रहें और हमेशा इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया, कठोर मेहनत किया और अपने इसी परिश्रम के बलबूते पे उन्होंने इस तरीके का संसार रचा बसा था, ऐसे संसार का निर्माण किया था। इसके गढ़ने में मतलब इस दुनिया को, पक्षियों की इस दुनिया, प्रकृति की इस दुनिया को बनाने में, गढ़ने मतलब क्या होता है? बनाने में, को बनाने में उनकी जीवन साथी मतलब उनकी पत्नी जो है थी तहमीना, किसकी? सालिम अली की। सालिम अली की पत्नी का नाम क्या है? तहमीना। जो उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी, मतलब इस संसार को बनाने की, पक्षियों की इस दुनिया को बनाने में उनकी पत्नी ने भी उनकी काफ़ी मदद की थी, पूरा सपोर्ट उनकी पत्नी ने किया था। और जो तहमीना थी वो स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, उनके साथ उन्होंने पढ़ाई भी किया था। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली उस समय चौधरी चरण सिंह थे, जो कि देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय का वर्णन है कि जब देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे और चौधरी चरण सिंह जी जो हैं उनका संबंध एक कृषक परिवार से है। वो कृषक गांव की मिट्टी से जुड़े हुए इंसान थे और कृषक की परेशानी को और प्रकृति में जो समस्या खड़ी हो रही थी मानव की वजह से, वो सारी चीज़ों को महसूस कर सकते थे, जानते थे। तो अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन जब केरल की साइलेंट वैली कहाँ पे? केरल में है। तो केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर के, जब उन्हें लगा कि रेगिस्तानी हवा के झोंकों में जो साइलेंट वैली है वो उजड़ जाएगी और उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तो ऐसे में साइलेंट वैली में जो पक्षी रहते हैं तो उन्हें नुकसान पहुंचेगा, वो भी जीवित नहीं रहेंगे। तो उन पक्षियों को बचाने के लिए, साइलेंट वैली को बचाने के लिए, जो भविष्य में आने वाली समस्या थी उससे आगाह होकर के पहले से ही उसका अनुमान लगा करके उन्हें दुख हुआ और उसके बचाव के संबंध में उन्होंने चौधरी चरण सिंह से अनुरोध किया। वो देश के प्रधानमंत्री जो उस समय थे चौधरी चरण सिंह जी से मिले और उनसे अनुरोध किया और भविष्य में जो परेशानी आने वाली थी, साइलेंट वैली का जो अस्तित्व समाप्त होने वाला था और पक्षियों को उससे जो नुकसान होने वाला था, जो वहाँ पे पक्षी जो निवास करते थे उन्हें जो नुकसान होने वाला था, उसके बचाव के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया
क्योंकि वो जानते थे कि जो प्रधानमंत्री हैं वो कृषक परिवार से संबंध रखते हैं और हमारे इस दुख को, इस कष्ट को वो समझ सकेंगे और भरसक वो इसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। तो चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली, अब देखिए यहाँ पे चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा गया है कि चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। देखिए जब बारिश होती है, पहली बारिश जब होती है तो कहीं एक आम इंसान से ज़्यादा उस कृषक को बहुत खुशी मिलती है जब उसके खेतों में पानी की बूंदें पड़ती हैं और फसलें जो हैं उसकी फसल जो है वो हरी भरी हो जाती है, तो वह कृषक बहुत खुश होता है, किसान बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर, मतलब उसका क्या प्रभाव होता है, वह एक कृषक ही महसूस कर सकता है। तो वो ऐसे नेता थे जो कृषक परिवार से संबंधित थे और जब मिट्टी पर पानी की पहली बूंदें पड़ती हैं उसका क्या प्रभाव होता है, मन कितना प्रसन्न हो जाता है, मन कितना उत्साहित हो जाता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती, उस चीज़ को वो महसूस करने वाले इंसान थे। तो पर्यावरण के संभावित खतरों, ऐसे खतरे जिनकी संभावना थी कि वो फ्यूचर में हो सकता है, भविष्य में हो सकता है, ऐसे खतरे जो कि भविष्य में हो सकता है, तो उन सारे खतरों का वर्णन वो सालिम अली चौधरी चरण सिंह के सामने करते हैं। फिर देखिए बच्चों, उन्होंने पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी, क्योंकि वो भी जानते थे उन भयावह परिणाम को कि इसके बाद क्या होगा। तो उन सारी बातों को जब उन्होंने सुना सालिम अली के ज़रिए, उनके माध्यम से जब उन्होंने सारी बातें सुनी और भविष्य में जिस खतरे की संभावना थी उन्होंने जब महसूस किया तो उन्हें बहुत ही कष्ट हुआ और उनकी आंखों में आंसू आ गए। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। अब सोंधी माटी, जब देखिए बारिश होती है और मिट्टी पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो उससे एक सुगंध उठती है, उसे कहा जाता है सोंधी माटी। तो वही कह रहे हैं लेखक कि आज सालिम अली भी नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, जो प्रकृति के लिए इतना परेशान रहते थे, पक्षियों को इतना परेशान रहते थे। तो फिर कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प ले और पर्यावरण को बचाए? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? मतलब अब ऐसा कौन है जो पक्षियों की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा, अपना बहुमूल्य समय देगा, तन मन धन से उस कार्य में लगेगा जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सके। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। सालिम अली ने पक्षियों के बारे में लिखा था और उनकी जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है? फॉल ऑफ ए स्पैरो। और इसका जो है वो हिंदी में भी अनुवाद किया गया है। इनकी जो आत्मकथा है इसका हिंदी में भी अनुवाद किया गया है। इसका नाम है कि एक गौरैया का गिरना, और इसका हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया था। तो मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था। फिर वो D.H. लॉरेंस के बारे में बताते हैं। देखिए सालिम अली की आत्मकथा क्या है? फॉल ऑफ ए स्पैरो। और फिर बताते हैं कि लेखक कि मुझे D.H. लॉरेंस की याद आती है उन्हें, और जिनके मौत के बाद में लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस थी और उनसे अनुरोध किया था कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा कौन थी? फ्रीडा D.H. लॉरेंस की पत्नी थी। और D.H. लॉरेंस कौन थे? तो D.H. लॉरेंस जो थे वो 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उन्होंने अंग्रेजी में कई उपन्यास लिखे और उन्होंने कविताएं लिखी और अपनी कविताओं में उन्होंने जो प्रकृति की चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक उपादान हैं, उनको उन्होंने अपनी रचना का विषय बनाया।
इस प्रकार से वे विशेषकर प्रकृति संबंधी कविताएं लिखते रहे और प्रकृति से डी.एस. लॉरेंस का गहरा लगाव था और सघन संबंध भी। वे मानते थे कि मानव जात एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांत है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। वे यह भी मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है, हमें प्रकृति की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और उसको बचाना चाहिए। तो जब उनकी पत्नी से कहा जाता है कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें, तब देखिए लिखा जा रहा है कि लेखक लिख रहे हैं कि फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मतलब उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है, मतलब संभव नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ लिख सकूं। अब देखिए लोग सोच रहे होंगे कि ये पत्नी थी तो क्यों नहीं लिख सकती थी, लेकिन बात देखिए आगे वो क्या कह रही हैं कि मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। वो कहती हैं कि मुझसे ज़्यादा समय तो वो उन पक्षियों को देते थे, उस गौरैया को देते थे और उससे वो ढेरों बात करते थे, तो कहीं ना कहीं वो अपना समय पक्षियों के साथ बिताते थे। तो मुझसे जानकारी कहीं ना कहीं वो पक्षी लोग रखते हैं, मुझसे ज़्यादा उन पक्षियों से पूछिए तो वो उनके बारे में बता सकते हैं, भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। फिर वो कहती हैं कि वो मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मतलब हम अगर ये कहिए कि हम उनके बारे में कुछ बताएं तो हम उनके बारे में कहाँ तक कहें, उनके बारे में हम उसे शब्दों में उनके बारे में नहीं बता सकते हैं। मुझे शब्द नहीं मिलेंगे, शब्दों का जामा पहनाना मतलब शब्दों में हम उसका बखान नहीं कर सकते हैं। वो तो वही महसूस कर सकता है जो उनके साथ रहा हो और अधिक से अधिक समय उनके साथ जिन्होंने बिताया हो। तो वो गौरैया है, वो चिड़िया है, वो पक्षी हैं। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में वो बताती हैं कि मैं क्या, मेरे छत पे जो गौरैया बैठी है मुझसे ज़्यादा तो वही मेरे बारे में और उनके यानी हम दोनों के बारे में ही वह मुझसे कहीं ज़्यादा जानकारी रखती है, क्योंकि वो अधिकतर समय वो अपना उन्हीं के साथ बिताते थे। घंटों वो चिड़िया और पक्षियों से बात करते रहते थे। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। देखिए सालिम अली को वो नहीं समझ सकता है जो प्रकृति प्रेमी नहीं है, जो जिन्हें पशुओं से कोई लगाव नहीं है, वो उन्हें नहीं जान सकता है। उनके लिए वो हमेशा क्या एक पहेली बने रहेंगे, लेकिन जिन्हें प्रकृति से लगाव है वो सालिम अली को समझ सकते हैं। बचपन के दिनों में फिर वो एक घटना के बारे में लिखते हैं कि एक बार सालिम अली के बचपन की बात है कि एक दिन उन्होंने एयर गन चलाया और जिससे कि एक चिड़िया जो है वो घायल होकर के गिरी। नीलकंठ की वह गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। वो अपना एयर गन चलाते हैं जिससे घायल होकर के एक नीलकंठ की गौरैया रहती है, वो गिर जाती है और जिससे वहीं से उन्हें सबक मिल जाता है, वहीं से वो पाठ पढ़ लेते हैं कि आगे हमें ऐसा नहीं करना है जिससे वो तुरंत चोट पहुँचाए। तो उससे उन्हें उनके दिल को, उनके हृदय को बहुत आघात पहुँचता है और उनकी दिशा एकदम से अलग हो जाती है, मतलब दूसरी तरफ मुड़ जाती है। और फिर ज़िंदगी में वो वहीं से वो पक्षियों की खोज में जुट जाते हैं और वही गौरैया उनके खोज के नए नए रास्तों की तरफ उन्हें ले जाती है। वहीं से उनके जीवन का जो उद्देश्य था वो बदल जाता है और फिर वो पक्षियों के सुरक्षा में लग जाते हैं, उसकी खोजबीन करते रहते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और उन पर उन्होंने अपनी बुक भी लिखी है। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं, मतलब ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए डिगा भी नहीं, मतलब कि उन्हें सम्मानित भी किया गया, उन्हें पद्म विभूषण भी मिला, उन्हें पद्म भूषण भी मिला, लेकिन फिर भी उनके अंदर किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं। वही सादा जीवन था उनका, वही उच्च विचार थे। और बताया जा रहा है कि वह लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। मतलब जिस प्रकार से लॉरेंस जो थे उनका स्वाभाविक और सहज नेचर था, ठीक उसी प्रकार से वो भी थे। वो भी उनके अंदर भी किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं आया। उन्हें सम्मानित किया गया लेकिन उनके अंदर किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं था, बिल्कुल सहज और सरल हमेशा वो बने रहे। नैसर्गिक मीन्स क्या होता है, सहज या स्वाभाविक। जिस तरीके से एक सहज और स्वाभाविक जो नेचर होता है उससे
लोगों से व्यवहार किया था, ठीक उसी प्रकार से उनके व्यवहार में किसी प्रकार का कोई बनावटीपन या दिखावापन नहीं था। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। आप देखिए टापू बनने से क्या मतलब है, टापू क्या होता है, एक आइलैंड होता है जिसके चारों तरफ पानी पानी होता है, समुद्र के बीच में जो टापू बना रहता है उसके चारों तरफ पानी होता है। तो उनका जो नेचर था, उनका जो स्वभाव था वो सीमित नहीं था, उनके जो काम करने की प्रकृति थी वो सीमित नहीं थी। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने की बजाय मतलब प्रकृति के संसार में वो सीमित नहीं थे, वो अलग अलग जगहों पे जाते थे, अलग अलग प्रांतों में जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जहाँ भी जाने की ज़रूरत वो समझते थे वो वहाँ पर जाते थे और इस तरीके से वो अथाह सागर बन करके उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, अब भ्रमणशील स्वभाव मतलब जिसका स्वभाव होता है, इसका नेचर होता है कि हमेशा घूमते रहना और जानकारी इकट्ठा करते रहना, रहस्यों के बारे में जानना और उसका उल्लेख करना, तो ठीक उसी प्रकार से वो भी थे, वो भी भ्रमणशील स्वभाव के थे। वो एक स्थान पे कभी नहीं टिकते थे, अलग अलग जगहों पर जाते थे और पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्रित करते थे। उनकी यायावरी से परिचित हैं, मतलब जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव के बारे में जानते हैं वो उनकी यायावरी से, मतलब यायावरी में क्या होता है, जो यायावर से संबंधित है। जो यायावर में होता है कि जो हमेशा घुमक्कड़ जो रहता है, जो हमेशा एक दूसरे से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पे, तीसरे से चौथे स्थान पे जो एक स्थान घूमता रहता है इधर उधर, उसे हम कहते हैं यायावर। अब भी घूमने का मतलब ये नहीं कि बिना मतलब इधर उधर घूमते रहना, कि किसी चीज़ की खोजबीन में, किसी चीज़ के रहस्य को जानने के लिए जो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता आता रहता है, एक स्थान पे कभी नहीं टिकता, उसे भी कहते हैं यायावरी। यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। लेखक कहते हैं कि मतलब उन्हें भले ही उनकी मृत्यु हो गया है लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अपने अंतिम सफ़र पे नहीं बल्कि पक्षियों के बारे में जानने के लिए, उसके रहस्यों के बारे में जानने के लिए इस यात्रा पर निकले हैं। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए, लेखक को ये उम्मीद है, अभी भी थोड़ी थोड़ी उम्मीद उनके हृदय में है कि अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ वो लौट आएंगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो किसी यात्रा पर गए हैं पक्षियों के बारे में जानने के लिए, उसके रहस्यों के बारे में जानने के लिए, और फिर वो जब उन्हें परिणाम आ जाएगा तो उस नतीजों के साथ, उस परिणाम के साथ वो अपना खोज पूरा करके वापस लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? फिर लेखक कहते हैं कि जब तक वो नहीं आते हैं तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि वो चले गए, उनकी मृत्यु हो गई? तो ऐसा मन मानने को तैयार नहीं होता है। मेरी आँखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? लेखक बहुत दुखी हैं, उन्हें बहुत कष्ट है और उन्हें याद करते करते उनकी आँखें एकदम भर आती हैं। कहा गया यहाँ पे कि मेरी आँखें नम है, उनकी आँखों में आंसू आ जाते हैं सालिम अली को याद करते करते, और वो कहते हैं कि तुम लौटोगे ना, मतलब अभी भी उन्हें उम्मीद है, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानते हैं लेखक कि अब जो एक बार मर गया या जिसे एक बार जो मृत्यु हो गई जिनकी, वो फिर वापस नहीं लौट सकता है। ये लेखक भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं, लेकिन उनका जो मन है इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो काफ़ी दुखित हैं, बहुत ही उनके हृदय में कष्ट भरा हुआ है, और जब उस चीज़ को याद करते हैं तो उनकी आंखों से एकदम आंसू आ जाते हैं। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।